गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा संसाधन नाम से ही स्पष्ट है, रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में। सबसे पहले खनिज के बारे में देखेंगे। क्या जानेंगे खनिज के बारे में? खनिज क्या है, खनिज का वर्गीकरण देखेंगे, खनिज की उपलब्धता कहाँ कहाँ पर है, अर्थात खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख खनिज के बारे में जानेंगे, जैसे कि लौह अयस्क है, मैग्नीज है, तांबा है, बॉक्साइड है, अभ्रक है और चूना पत्थर है। इसके साथ ही खनिजों का संरक्षण भी करेंगे, है ना। इसके बारे में भी जानेंगे कि खनिजों का संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी में? ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। तो इसके बारे में जानेंगे ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, परंपरागत होते हैं, गैर परंपरागत होते हैं, और अंत में हम जानेंगे ऊर्जा संसाधन का संरक्षण करना, कि क्यों हमें ऊर्जा संसाधन का संरक्षण करना चाहिए। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के बारे में कुछ इस रूप में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं खनिज के बारे में कि खनिज क्या है, मिनरल्स क्या है ना। खनिज क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं, है ना। तो ये क्या हुए? प्राकृतिक संसाधन है। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जैसे चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट था, हम बेसिकली रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। दो संसाधन पढ़ेंगे, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन। तो ये याद रहना चाहिए आपको। जो खनिज होते हैं उनकी एक निश्चित संरचना होती है, एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। आंतरिक संरचना होती है। ये जो खनिज होते हैं ये प्रकृति में कई रूपों में पाए जाते हैं। प्रकृति में कई रूपों में पाए जाते हैं। जैसे अगर इसके कठोर रूप को देखेंगे तो कठोर रूप में आपको देखने को मिलेगा हीरा, और खनिज का जो सॉफ्ट रूप है, सॉफ्ट नेचर है, वो आपको देखने को मिलेगा किस तत्व में? चूना पत्थर में, लाइमस्टोन में आपको देखने को मिलेगा। खनिज जो सॉफ्ट होते हैं वो किस तरह से होंगे वो आपको देखने को मिलेगा। बात खनिजों की चल रही है, तो खनिज कितने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में? बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में खनिज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने की अगर स्थिति को बताएं तो कुछ ऐसा है कि घर में जो सुई प्रयोग की जाती है, अगर वस्त्र फट जाते हैं तो उनसे सिलाई की जाती है ना, वो जो सुई बनी हुई है जिस धातु की, वहां से लेकर जो बड़े बड़े महासागरों में जहाज होते हैं, पानी के जहाज, है ना। जहाज से परसेप्शन, एक तो उड़ने वाला जहाज आपके दिमाग में आएगा, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। जो पानी पर जहाज चलते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो जो जहाज होते हैं वहां तक सुई से लेकर जहाज तक की जितनी भी चीजें हैं सब किससे बनी हुई है? खनिज से बनी हुई है। किससे बनी है? खनिज से बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि खनिज हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हम अपनी थाली की बात करें तो हमारे जीवन में जो प्रतिदिन हमें भोजन की आवश्यकता होती है उसमें एक तत्व है जो यदि न रहे तो क्या होगा? जो भोजन है वो बहुत फीका फीका लगेगा। कौन सा? नमक। तो नमक क्या है? खनिज है, मिनरल है। नमक क्या है? मिनरल है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है हमारे जीवन में खनिज। मनुष्य अपनी बहुत सारी जो विकास की अवस्थाएं रही हैं मनुष्य के जीवन में, उन सभी अवस्थाओं में उसने खनिजों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है ना। आपने देखा होगा, आप पेंसिल प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। इसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है।
ये भी क्या है? खनिज है। ठीक है, ये भी क्या है? खनिज है। यहीं पर प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? अपने सफाई करने के दौरान हम अपने दांतों को क्या करते हैं? साफ करते हैं, है ना? फ्रेश होने के क्रम में दांतों को साफ करते हैं, दैट इज दंत मंजन। किससे करते हैं? टूथपेस्ट से, टूथपेस्ट से करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। आपने देखा होगा जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें स्वच्छ करने के लिए, दांतों को स्वच्छता में मदद करने वाले खनिज होते हैं। कौन से वो खनिज हैं? जैसे सिलिका। आप अपने टूथपेस्ट में, अपने टूथपेस्ट में देखिएगा कि क्या क्या है उसमें। चूना, दैट इज लाइम स्टोन, है ना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और भी कई विभिन्न जो फॉस्फेट खनिज होते हैं वो शामिल होते हैं। इसी के साथ, इसी टूथपेस्ट की बात करें तो इसमें फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड, जो क्या करता है? दांतों को गलने से रोकता है। दांतों को गलने से रोकता है। ये फ्लोराइड किससे प्राप्त होता है? फ्लोराइड खनिज से। किससे प्राप्त हुआ? फ्लोराइड खनिज से प्राप्त होता है ना? इसके साथ ही आप देखते होंगे कि टूथपेस्ट सफेद बनाए जाते हैं अधिकतर। उसमें क्या होता है? जो टूथपेस्ट होता है सफेद बनाए जाते हैं। किससे? टिटेनियम ऑक्साइड से। ये भी क्या है? मिनरल है। किससे प्राप्त होते हैं? रूटाइल से, इल्मेनाइट से, इनसे प्राप्त किया जाता है। ये क्या है? खनिज है। कुछ टूथपेस्ट आप देखते हैं जो चमक देते हैं, लगभग सभी ही देते हैं शायद। स्पार्कल, है ना? उसमें क्या होता है? चमक कैसे देते हैं? क्या डालते हैं जिससे चमक आती है? दैट इज अभ्रक। अभ्रक क्या है? माइका। ये क्या है? खनिज है। ये भी खनिज है। इसके साथ ही आप जो भी टूथपेस्ट, दंत मंजन प्रयोग में ला रहे हैं, वो जिसमें रखा हुआ है ना? किसी न किसी पैकेट में तो रखा होगा ना? तो टूथब्रश या टूथपेस्ट की जो ट्यूब है, जिसके अंदर वो टूथपेस्ट है, वो किससे बनी होती है? वो बनी है पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। प्लास्टिक से बनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से जो आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें स्वयं कितने सारे खनिज मौजूद हैं, है ना? तो आपका जीवन ही शुरू हो रहा है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन जब उठ रहा है तो खनिजों से सबसे पहले संपर्क में आ जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर अन्य उदाहरण लेना हो तो आप अपने घरों में क्या जलाते हैं? बल्ब जलाते हैं। आपने देखा होगा बल्ब में एक अंदर तार होता है छोटा सा, अगर वो निकल जाए या हिल जाए तो बल्ब जलना बंद हो जाता है ना? वो तार क्या है? वो तार किस धातु का है?
क्या नाम है उसका? नाम है टंगस्टन। ये भी क्या है? खनिज है। और इसके अलावा बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल लाइन में कह दिया, सुई से लेकर जहाज तक की जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? खनिज हैं। जैसे कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सब औजार, मशीनें, ये सब क्या आएंगी? खनिज के अंतर्गत ही आ जाएंगे, खनिजों से ही मिलकर बनी है ना, उन्हें प्रोसेस किया गया है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि खनिज का जो योगदान है मानव जीवन में वो क्या है, किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो खनिज है वो चट्टानों में पाए जाते हैं। रॉक्स जानते हैं? तो चट्टानों के अंदर जो है ये खनिज पाए जाते हैं। खनिजों के जो यौगिक होते हैं वो चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ चट्टानें होती हैं जिनमें केवल एक ही खनिज पाया जाता है, जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जहाँ भी पाया जाएगा वहां पर पूरी तरह से दूर दूर तक क्या पाया जाएगा? केवल लाइमस्टोन। लेकिन ज्यादातर खनिज कैसे होते हैं? जो अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं या विभिन्न अनुपात में एक ही स्थान पर, जैसे इस जगह पे चट्टान, तो इसी में कई तरह के खनिज पाए जाएंगे, है ना। एक सिर्फ एक ही खनिज नहीं है, कई तरह के खनिज हैं। तो ये जो खनिज होते हैं ये जब बनते हैं, इनको बनने में बहुत समय लगता है ना, तो बनने की स्थिति में जो भौतिक और रासायनिक क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप इनका ये जो खनिज हैं बनते हैं। होता क्या है जब भौतिक और रासायनिक स्थितियां चट्टानों पर होती हैं, रॉक्स पर होती हैं, जिनसे ये खनिज बनते हैं, परिणाम स्वरूप जो रंग है, कठोरता है खनिज की, चमक है, घनत्व है, क्रिस्टल है, ये अलग अलग चीज तरह से बदल जाते हैं। रंग बदल जाएगा, कठोरता परिस्थितियों के अनुसार से, कि कैसी परिस्थिति थी उसके अनुसार से होगी, कम है, ज्यादा है, मध्यम है, तो ये सब चीजें बदल जाती है। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। तो अब हम जानने वाले हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण। यदि आप खनिजों का वर्गीकरण देखेंगे तो पाएंगे कि खनिज कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि कई प्रकार से क्या तात्पर्य है? जैसे सबसे पहले तो धात्विक खनिज, फिर आधात्विक खनिज, और इसके बाद ऊर्जा खनिज, है ना। धात्विक खनिज कौन से होते हैं? जो जिनमें धातु होती है, ये कठोर होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात इसमें ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित हो सकती है। और ये जो धात्विक खनिज होते हैं इनमें चमक होती है। ये धात्विक खनिज भी दो तरह से होते हैं। कौन कौन से? लौह धातु, वो धात्विक खनिज जिनमें लौह धातु पाई जाती है, और ऐसे धात्विक खनिज जिनमें लौह धातु नहीं पाई जाती, तो अलौह धातु। लौह धातु के अंतर्गत कौन से होंगे? लौह अयस्क और मैंगनीज, ठीक है। और अलौह धातु के अंतर्गत तांबा और बॉक्साइट। कई बार इसमें धात्विक खनिज के अंतर्गत एक और विभाजन किया जाता है, वर्गीकरण, जिसे बहुमूल्य खनिज कहते हैं। इसका मूल्य बहुत अधिक होता है, बहुत मूल्यवान होते हैं वो, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब धात्विक खनिज के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो सभी क्या है? धातु हैं।
वो सब भी धातु हैं। अब बात करते हैं आधात्विक खनिज। इसके अंतर्गत अभ्रक, नमक, जो नमक हम प्रतिदिन खाते हैं वो क्या है? आधात्विक खनिज है। पोटास, सल्फर, पोटास, सल्फर और चूना पत्थर, ये सब क्या है? आधात्विक खनिज है। ऊर्जा खनिज की बात करेंगे तो वो ऊर्जा संसाधन से जुड़ा हुआ है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब भी क्या है? ऊर्जा खनिज है। अगर इन्हें केवल धात्विक और अधात्विक में बांटा जाए तो ये आधात्विक खनिज के अंतर्गत ही आ जाएंगे। फिलहाल ऊर्जा खनिज के अंतर्गत क्या आएगा? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो इस तरह से आपने खनिजों का वर्गीकरण जान लिया। अब हम जानने वाले हैं खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिजों की उपलब्धता कहाँ पाए जाते हैं, है ना? समझ में आना चाहिए। तो उपलब्धता की जब बात करेंगे कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो खनिज सबसे पहले तो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इसमें अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क ओर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओर। किसी भी खनिज में एक या एक से अधिक खनिज जो पाए जाते हैं, खनिज में नहीं, अयस्क में। अयस्क क्या होता है? सबसे रॉ फॉर्म है खनिज का, उस रूप में ये पाए जाते हैं। खनिजों का क्या करना होता है? खनन, अर्थात निकाला जाता है। जब खनन होता है, खनन करने के लिए इनका जो निर्माण है और खनिजों की जो संरचना होती है उस पर निर्भर करता है कि इन खनिजों का खनन होगा या नहीं होगा, और उससे ही मूल्य भी खनिजों का क्या होता है? निर्धारित होता है। निर्धारित होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो खनिज है कहाँ पाए जाते हैं? सेल समूह में पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं, है ना? कहाँ? सेल समूह में। तो एक एक करके हम देखने शुरू करते हैं। जैसे कि आग्नेय चट्टान, आपको आग्नेय चट्टान याद होगी, कायांतरित चट्टान। इसमें आग्नेय चट्टान मैग्मा बाहर पृथ्वी पर निकलता है, सतह पर, पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर निकलता और फैल जाता है, जिसे लावा कहते हैं, है ना? ठीक है, ये इस चट्टान में जो खनिज होते हैं वो आग्नेय और कायांतरित चट्टान की दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में और जो जॉइंट्स हैं, चट्टान के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें मिलते हैं। चट्टान की दरार में, जोड़ में, भ्रंश में। छोटे जमाव जो होते हैं खनिज के, कहाँ पर? शिराओं के रूप में होते हैं। बड़े जमाव परत के रूप में देखने को मिलते हैं। इनका जो निर्माण होता है खनिजों का, अधिकतर तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं, है ना? खनिजों का जो निर्माण है वो कैसे है? तरल या जो गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था में
दरारों के सहारे भूपृष्ठ मतलब ऊपर की ओर, सतह की ओर, पृथ्वी की जो सतह होती है उसकी ओर ढकेले जाते हैं, तब खनिज बनते हैं ना, ढकेले जाते हैं। और ऊपर जाते हुए ये ठंडे होकर क्या होते हैं, जम जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैग्मा पृथ्वी की सतह पर जाकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। जैसे अगर खनिज का नाम बताना हो तो टिन, कॉपर, कॉपर जानते हैं, तांबा, जिंक, लेड, है ना। तो ये सब आग्नेय चट्टानों में ये सब खनिज पाए जाते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। अगर आप दूसरा पक्ष देखेंगे और कौन से चट्टान में खनिज पाए जाते हैं, तो है अवसादी चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनमें ये खनिज पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, परतों के रूप में, परतों या बेड्स के रूप में, हिंदी में इसे कहेंगे संस्तरों के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, अवसादी चट्टान कैसे बनती है, अवसादी चट्टान बनती है जो पादप पदार्थ होते हैं उनके, सॉरी, इनका जो निर्माण होता है कैसे होता है, क्षैतिज परतों में होता है। अवसादी चट्टान में खनिजों का निर्माण क्षैतिज परतों में होता है। क्षैतिज परत में खनिजों का निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है, संचयन होता है और जमाव के फलस्वरूप खनिजों का निर्माण होता है। जैसे जैसे कोयला या फिर लौह अयस्क, ये क्या है, अवसादी चट्टान में ये खनिज बनते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, कोयला और लौह अयस्क का लंबी अवधि तक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है, क्या बनता है, परिणाम स्वरूप कोयला और लौह अयस्क। जो दूसरी श्रेणी के खनिज होते हैं अवसादी चट्टान में, वो कौन से होते हैं, जैसे जिप्सम है, पोटास है, नमक है, सोडियम है, ये सब दूसरी श्रेणी के हैं। लिख लेते हैं इनको भी, दूसरी श्रेणी के खनिज कौन से चट्टान में, अवसादी चट्टान में। जिप्सम है, पोटास है, नमक है। इनका जो निर्माण है, जो दूसरी श्रेणी के आप खनिज देख रहे हैं, इनका जो निर्माण है विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप इन खनिजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपने जाना अवसादी चट्टान में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। यही जान रहे हैं ना, खनिजों की उपलब्धता, कहाँ पाए जाते हैं खनिज। नेक्स्ट क्या है, और कोई विधि है खनिज निर्माण की जहां पर खनिज पाए जाते हैं, तो हाँ, नेक्स्ट है धरातलीय चट्टानों के का जो अपघटन होता है, जो टूटना होता है, उसके कारण खनिजों का निर्माण होता है। तो जो चट्टानों के घुलनशील तत्व होते हैं, कौन से घुलनशील, जो घुल जाए, घुलनशील तत्व अपरदन के पश्चात, अपरदन होने के बाद भी क्या होती है, अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। अपरदन होने के बाद जो चट्टान रह जाती है, बच जाती है, वो कौन सी है, धरातलीय चट्टान, और इसमें खनिज पाए जाते हैं, रह जाती है। कौन से खनिज पाए जाएंगे,
इसमें। इस प्रक्रिया से जो अवशिष्ट चट्टान रह जाती है वो क्या है, इसमें खनिज मिलेगा। कौन सा, उदाहरण देखते हैं, जैसे बॉक्साइट। बॉक्साइट से कौन सा क्या बनता है, बॉक्साइट का निर्माण इस प्रक्रिया से होता है सबसे पहले तो धरातलीय चट्टानों के अपघटन से बॉक्साइट का निर्माण होता है और ये एल्युमिनियम के लिए उत्तरदायी है। और कोई विधि है जो खनिज निर्माण करती है, हाँ, जलोढ़ जमाव। नंबरिंग डालिए, हाँ, यहाँ भी नंबरिंग डाल लेते हैं। जलोढ़ जमाव, एलुवियल डिपॉजिट, इसके माध्यम से भी खनिज बनते हैं, यहाँ पर भी खनिज पाए जाते हैं। तो जो एलुवियल जमाव है यहाँ पर भी खनिज पाए जाते हैं, जहाँ भी होगा ये जमाव वहाँ पर खनिज पाए जाएंगे, है ना। ये जमाव कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ियों के आधार पर। जब जो नदी है वो नीचे उतरती है ना, पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में, तो बीच में जहाँ पर स्थान होता है, ये सपोज करिए ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ मैदानी क्षेत्र है, तो ये जो स्थान होगा यहाँ पर, है ना, तो पहाड़ियों के आधार पर और घाटी के तल में, तल की रेत में, यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। ये जो खनिज पाए जा रहे हैं पहाड़ियों के आधार पर या घाटी के तल में, इन्हें क्या कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, प्लेसर निक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसर निक्षेप कहते हैं। ये क्या है, प्लेसर निक्षेप, खनिज है, यहाँ पर क्या है, खनिज है जो जल द्वारा घर्षित नहीं है, जल द्वारा इनका घर्षण नहीं किया गया है, ठीक है। कौन से होंगे इसके अंतर्गत, उदाहरण जान लेते हैं एक दो, जैसे सोना है, चांदी है, टिन है, प्लैटिनम है, ये सब खनिज यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और कोई स्थान है जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल है, कौन सा, महासागर। कौन सा है, महासागर, महासागरीय क्षेत्र में भी खनिज पाए जाते हैं। महासागरीय जल में यहाँ पर तो बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं, बहुत बड़े स्तर पर बिखरे हुए हैं, तो उन्हें एकत्रित करना, निकालना क्या है, बहुत मुश्किल काम है। तो विशाल मात्रा में यहाँ पर खनिज है, निकालना उन्हें मुश्किल है, इसलिए वहां से क्या, बहुत कम ही खनिज निकाले जा सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर कुछ खनिज आसानी से मिल जाते हैं, जैसे सामान्य नमक, आप जो भोजन में नमक प्रयोग करते हैं, मैं और आप, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये सब महासागर से ही मिलते हैं। इसके अलावा महासागर जो है मैग्नीज ग्रंथियों में, नोड्यूल्स में क्या है, धनी है। ये आप थोड़ा सा बस दिमाग में रखेंगे, उतना काफी है, ठीक है। तो आपने क्या जाना, खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेय और अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, धरातलीय चट्टानों के अपघटन से पाए जाते हैं, है ना, वहां पर भी पाए जाते हैं, जलोढ़ जो जमाव होते हैं वहां पर भी खनिज पाए जाते हैं, और महासागरीय जल में भी खनिज पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने 5 तरीके जाने कि खनिज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर खनिज की उपलब्धता है, ठीक है। अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, है ना। जो खनिजों का वितरण है भारत में, खनिजों का जो वितरण है भारत में वो असमान है, असमान है ना।
जैसे प्रायद्वीपीय चट्टान, प्रायद्वीप जानते हैं आप, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय चट्टान है उसमें कोयला है, धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय चट्टान, ये जो भाग है ये क्या है, प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, इसे ही प्रायद्वीपीय चट्टान के अंतर्गत आएगा। अगर आप देखेंगे भारत में तो प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी हिस्से में या पूर्वी पार्श्व पर, पश्चिम में गुजरात और पूर्व में असम, असम की तलहटी में, तलहटी जो चट्टानें हैं, चट्टानों में क्या है, खनिज तेल के निक्षेप हैं, मिनरल ऑयल के डिपॉजिट हैं। कहाँ पर, गुजरात में और असम में। वहीं आप जब प्रायद्वीपीय जो चट्टान है उसी में ही राजस्थान का भाग देखेंगे, राजस्थान में अलौह खनिज, आपने जाना था लौह खनिज और अलौह खनिज, तो जो अलौह खनिज है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है वो खनिज आपको राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइड है, ये आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। वहीं भारत में जो भारत का उत्तरी मैदान है, ये उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान में ये बहुत ही विस्तृत है। उत्तरी मैदान को क्या कहते हैं, एक नाम और जलोढ़ मैदान, क्योंकि नदियों से निर्मित है ये मैदान, नदियों द्वारा लाई गई जो मृदा है उससे निर्मित है ये मैदान उससे बना हुआ है। यहाँ पर जो खनिज है वो, ये मैदान जो है आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग क्या है, विहीन है, अर्थात यहाँ पर खनिज बहुत कम है। जलोढ़ जमाव वाला जो आपने देखा है कि खनिज मिलते हैं, एलोवियल डिपॉजिट्स, वो कहाँ पर मिलते हैं, उसकी कंडीशनिंग है एक तरह से पहाड़ियों के आधार में और घाटी में, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या जाना, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में, ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, इस प्रायद्वीपीय भाग में कोयला, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज ये सब पाए जाते हैं। असम में खनिज तेल है, गुजरात में खनिज तेल है, राजस्थान में अलौह खनिज है, और ये जो बीच का भाग है, ये जो बीच का भाग है ये अर्थात उत्तरी मैदान, यहाँ पे क्या है, खनिज विहीन है। तो इस तरह से कहाँ कहाँ भारत में खनिज पाए जाते हैं, एक मोटा मोटा आपको अनुमान हो गया, भारत में कहाँ पर खनिजों की अधिकता है, कहाँ पर कमी है, ये बातें आपने जान ली। खनिज अयस्क में होते हैं, ओर में होते हैं, है ना, तो इनका क्या करना होगा, उत्खनन करना होगा, निकालना पड़ेगा खनिजों को, जहां भी प्रकृति में जिस भी चट्टान में पाए जा रहे हैं, लेकिन उत्खनन करने के लिए, इनको निकालने के लिए बाजार की निकटता क्या होनी चाहिए। तो किसी भी खनिज को यदि निकाला जा रहा है तो देखना पड़ता है कि ये खनिज उतना उपयोगी है या नहीं है, इसकी निकालने में लागत कितनी आ रही है, यदि फाइनल उत्पाद या अंतिम उत्पाद इसका बनाया गया तो क्या होगा से तात्पर्य उसका जो मूल्य है वो कितना होगा, लागत से अधिक या कम। यदि लागत से कम है तभी वो लाभ देगा ना, तभी उस खनिज को निकालना भी क्या होगा, सही होगा। और जब ऐसा होगा
तभी जो खनिज के भंडार हैं या जो डिपॉजिट हैं उन्हें खदान में परिवर्तित होंगे, अर्थात उनकी माइनिंग की जाएगी, अर्थात उन्हें निकाला जाएगा, है ना। तो ये सब स्थितियां होंगी तभी किसी भी खनिज को निकालने की बात की जाएगी या निकाला। अब बात करते हैं हम कुछ प्रमुख खनिजों के बारे में, जान लेते हैं। प्रमुख खनिज, सबसे पहले लौह खनिज, हमने वर्गीकरण जाना था। लौह खनिज, फेरस मिनरल्स, जो लौह खनिज है, ये खनिज जिनमें लोहे की धातु, लौह धातु पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? लौह खनिज कहते हैं। जिनमें चमक होती है, ऊष्मा और धातु के सुचालक होते हैं, है ना। धात्विक खनिजों का जो कुल उत्पादन है उसका 3/4 भाग इन्हीं का है। किसका? लौह खनिजों का। ये धातु शोधन उद्योग के मजबूत आधार होते हैं। कौन? लौह खनिज। और भारत अपनी जो घरेलू मांग है उसे पूरा करने के बाद लौह खनिज का, फेरस मिनरल्स का क्या कर देता है? निर्यात करता है। तो इस लौह खनिज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लौह अयस्क को, आयरन ओर को, आयरन ओर को। ये जो आयरन ओर है, लौह अयस्क है, ये एक आधारभूत खनिज है, आधारभूत खनिज है, और भारत इसमें धनी है। आधारभूत खनिज है, इसे हम यहाँ से लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। इसके पॉइंट्स को यहाँ से, क्या है? आधारभूत खनिज है। कई उद्योगों का आधार है लौह अयस्क, इसीलिए इसे औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लौह अयस्क भी कई प्रकार के होते हैं। अगर कई प्रकार की बात करेंगे तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। ये जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क है ये सर्वोत्तम होता है। सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट, जिसमें कार्बन नहीं, जो लोहे का अंश है वो सबसे अधिक होता है। कितना? 70% लोहांश होता है, आयरन होता है। अगर हेमेटाइट की बात करें तो ये हेमेटाइट अयस्क महत्वपूर्ण है इसके लिए, उद्योगों के लिए, औद्योगिक लौह अयस्क है। लेकिन मैग्नेटाइट की तुलना में इसमें जो लोहे का अंश होता है, आयरन का अंश होता है, वो क्या होता है? कम होता है। कितना? लगभग 50 से 60% ही होता है। मैग्नेटाइट में जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में जो विद्युत उद्योग के लिए बहुत उपयोगी है ना। चलिए अब हम देखते हैं भारत में लौह अयस्क की कहाँ कहाँ पर पेटियां हैं। भारत में लौह अयस्क की पेटियां कहाँ कहाँ पर हैं? तो सबसे पहले देखेंगे भारत में ये झारखंड और ये उड़ीसा। अभी मैं इन्हें बड़ा बना रही हूँ
ताकि आपको समझ में आए। झारखंड, इसलिए मैं नाम भी लिख रही हूँ, और उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का क्या मिलता है? हेमेटाइट अयस्क मिलता है। उड़ीसा में कहाँ पर? मयूरभंज और केंदुझर जिलों में। इस जिले में बादाम पहाड़ हैं, वहां से निकाला जाता है। और अगर आप झारखंड को देखेंगे तो झारखंड में सिंहभूम जिले में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। सिंहभूम में नोआ मंडी और गोवा के क्षेत्र से इसका खनन किया जाता है। इसके पश्चात अगला है भारत में ही दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। ये कहाँ पाई जाती है? भारत में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के राज्य में। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बैलेडिला। बैलेडिला, बैलेडिला क्यों? क्योंकि इसे देखने पर, इस पहाड़ी को देखने पर कैसा आकार दिखता है? बैल के समान, है ना, इसलिए इसका नाम है बैलेडिला। यहाँ से कौन सा अयस्क निकालते हैं? हेमेटाइट अयस्क यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, जो इस्पात बनाने के लिए उपयोगी है। जहां से भी हेमेटाइट अयस्क निकाल रहे हैं, किसके लिए? इस्पात बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए। सबसे अच्छे गुण हेमेटाइट अयस्क में है। इन खदानों का जो लौह अयस्क होता है, उनका क्या किया जाता है? खदानों का जो लौह अयस्क है, उनका निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। कहाँ? कहाँ से? पहले तो विशाखापत्तनम से। विशाखापत्तनम से, फिर विशाखापत्तनम पोर्ट से कहाँ? जापान है, साउथ कोरिया है, इन देशों को निर्यात किया जाता है। अगर आप इसे मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो आप बनाइएगा, मैं लिख देती हूँ। जैसे आप एक ट्रायंगल शेप में बनेगा। दुर्ग है, फिर बस्तर, फिर बस्तर, और इस तरफ चंद्रपुर। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। तो ये एक ट्रायंगल जैसी संरचना बनेगी जिसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कौन सा क्षेत्र है जहां पर अयस्क पाए जा रहे हैं? लौह अयस्क। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकर, पेटी। इस पेटी में भी लौह अयस्क पाए जाते हैं। कहाँ पर है ये? ये है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक के पश्चिम घाट में कुद्रेमुख की खान है। कुद्रेमुख की खान है, वहां पर लौह अयस्क निकाला जाता है। कुद्रेमुख कन्नड़ भाषा में कुद्रे का अर्थ होता है घोड़ा। तो ये जो खान है, इसे देखने पर कैसे लगता है? घोड़े के मुंह के जैसा लगता है, इसलिए कुद्रेमुख, इसका नाम है कुद्रेमुख। ये जो इकाई है कुद्रेमुख की, कर्नाटक में, यहाँ से 100% क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। 100% निर्यात इकाई है, यहाँ के लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख में जो डिपॉजिट्स हैं लौह अयस्क के, वो संसार के सबसे बड़े डिपॉजिट्स में से एक माने जाते हैं।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गोवा, पेटी। भारत में महाराष्ट्र, गोवा, पेटी, यहाँ से भी लॉयस्क निकाला जाता है। मैप में देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, महाराष्ट्र, गोवा। सपोज यहाँ गोवा है तो ये पूरा क्षेत्र क्या होगा, महाराष्ट्र, गोवा, पेटी। और यहाँ पर रत्नागिरी जिले में, रत्नागिरी जिले से ये लौहअयस्क निकाला जाता है। ये जो लोहा है यहाँ पर लौहअयस्क है, ये हालांकि उत्तम प्रकार का नहीं है, बहुत अच्छा लोहा नहीं है। इसका भी क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। यहाँ से जो निकाला जाता है उसका भी निर्यात करते हैं। कहाँ से, मर्मगोआ पोर्ट से निर्यात करते हैं अन्य देशों को। भारत में लोहे का वितरण कहाँ कहाँ पर है, लौह कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ये आपने जान लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज के बारे में जानते हैं। मैग्नीज ये स्टील के निर्माण में बहुत उपयोगी है। स्टील के विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग किया जाता है मैग्नीज का। कितना, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 केजी मैंगनीज की आवश्यकता होती है। क्या प्रयोग होता है इसका, मैंगनीज का क्या उपयोग करते हैं, उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं या पेंट बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा। भारत में उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अलौह खनिज के बारे में जानेंगे। अलौह खनिज के अंतर्गत क्या जानेंगे ये भी हम देखते हैं। अलौह खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है, ऐसे खनिज जिनमें लौह धातु नहीं पाई जाती। अलौह खनिज बहुत ज्यादा नहीं है ना। इसके अंतर्गत हम तांबा, बॉक्साइट, सीसा, ये सब हमने जाना था। अलौह खनिज के अंतर्गत इसे पढ़ने वाले हैं हम, तांबा, कॉपर। कॉपर का भी उत्पादन जो है भारत में क्या है, बहुत कम है। जो उत्पादन है भारत में न्यून है, न्यून मीन्स कम है। जो तांबा है वो कैसा है, मेल्ट हो जाता है ना, मेलेबल है, घातवर्ध जिसे कहते हैं, तन्य है और ताप सुचालक है। ये तांबा के गुण हैं जिसके कारण बिजली के तार बनाने में बड़े पैमाने पर या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, रसायन उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तांबा मध्य प्रदेश के बालाघाट खदान से, कहाँ से, बालाघाट खदान से देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम से भी तांबा का उत्पादन होता है और राजस्थान के खेतड़ी से भी, राजस्थान के खेतड़ी से भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। खेतड़ी, राजस्थान की जो खेतड़ी है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। किसके अंतर्गत आएगी, अलौह खनिज और चट्टानों के, धरातलीय चट्टानों के घर्षण से बनते हैं बॉक्साइट। और ये सबसे अधिक, इससे बॉक्साइट से सबसे अधिक एल्यूमिना मिलता है। एल्युमिनियम सिलिकेट से जो समृद्ध चट्टानें होती हैं उनके विघटन से बॉक्साइट बनता है।
जो एल्यूमिनियम है इससे क्या बना, एल्यूमिनियम बनता है ना। ये एल्यूमिनियम बहुत ही अत्यधिक हल्का होता है, अत्यधिक हल्का होता है और सुचालक भी है, साथ ही घात वर्ध भी है। तो भारत में जो बॉक्साइट के निक्षेप हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे? भारत में बॉक्साइट के जो डिपॉजिट्स हैं वो अमरकंटक पहाड़ से, अमरकंटक पठार मैकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर कटनी का जो पठारी प्रदेश है वहाँ से इसके निक्षेप देखने को मिलते हैं बड़े पैमाने पर। और भारत में उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा जो है सबसे बड़ा क्या है, बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में कोरापुट जिला है ना। एल्युमिनियम से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वो क्या है मैं सुना देती हूँ आपको। वो स्टोरी ये है कि जब एल्युमिनियम की खोज हुई थी तो फ्रांस में एक शासक थे उस समय, इनका नाम था सम्राट नेपोलियन तृतीय। इन्होंने एल्युमिनियम की खोज होने के बाद, वो एल्युमिनियम जो धातु थी बहुत महंगी थी, बहुत मूल्यवान थी उस समय, उसको निकालना भी बहुत मुश्किल काम था। तो अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से के हुक और बटन लगाया करते थे। और जो मेहमान लोग आते थे उनके यहाँ, उनको एल्युमिनियम बर्तन में भोजन कराते थे। मतलब एल्युमिनियम की जो धातु थी उसे उन्होंने क्या बना दिया था, वो कहते थे भविष्य की धातु है एल्युमिनियम को, है ना। तो जो विशिष्ट मेहमान होते थे उनके यहाँ, उनको वो एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन कराते थे। जो आम मेहमान होते थे वो क्या होते थे, उन्हें सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। लेकिन एल्युमिनियम की खोज होने के बाद से कुछ 30-40 वर्ष के बाद एल्युमिनियम बहुत सस्ता हो गया। मीन्स एल्युमिनियम हर घर में आम हो गया, एक आम बात हो गई, एल्युमिनियम के बर्तन आम हो गए। ये जो शासक है कौन सा है, कहाँ से है, फ्रांस से। नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे थे और फ्रांस के पहले राष्ट्रपति और सम्राट भी बने। ठीक है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है बस, कि एल्युमिनियम की उपयोगिता को बता रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम उन्होंने कहा कि भविष्य की धातु है। उस समय इतना एल्युमिनियम महंगा क्यों था, इतना मूल्यवान क्यों था, क्योंकि उसे निकालना बहुत ही मुश्किल कार्य था। और ये सस्ता क्यों हो गया, क्योंकि एल्युमिनियम को निकालने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो गई, जिसके कारण एल्युमिनियम जो धातु है बहुत सस्ती हो गई। ठीक है, अब आगे जानेंगे आधात्विक खनिजों के बारे में। आधात्विक खनिज, इसके अंतर्गत हम अभ्रक के बारे में जानेंगे और चूना पत्थर के बारे में जानेंगे। अभ्रक, माइका। ये जो अभ्रक है, माइका है, ये क्या है, आधात्विक खनिज है। ये कहाँ मिलता है, प्लेटों में और पत्रण लिप्स में पाया जाता है। किसकी, जो चट्टान होंगी उसकी। तो सीड्स में आसानी से देखने को मिलता है। इसकी जो परतें होती हैं, अभ्रक की परतें होती है, माइका जो खनिज है, आधात्विक खनिज, इसकी जो परतें होती है इतनी महीन होती हैं कि कम से कम 1000 जो परतें होंगी वो कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई में ही देखने को आपको मिल जाएंगे। मतलब आप सपोज कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में 1000 परत देखने को मिल सकती है ना, देखने को मिल सकती है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी पतली परत होती है माइका की। ये पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले, भूरे, किसी भी रंग के हो सकते हैं। इनमें सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति होती है। ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक इस धातु की
गुणवत्ता क्या है? ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक होता है, अर्थात लो पावर लो फैक्टर, निम्न गुणांक होता है और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके साथ ही रेजिस्टेंस हाई वोल्टेज का होता है। इनके कारण ही ये जो माइका है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस खनिज का उपयोग कहाँ पर अधिक किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके जो निक्षेप हैं, डिपॉजिट हैं, वो छोटा नागपुर के उत्तरी पठारी किनारों में, तो आप लिख सकते हैं छोटा नागपुर, इतना काफ़ी है, छोटा नागपुर में और बिहार झारखंड में इसके डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। वहाँ पर है कोडरमा, गया, हजारीबाग की जो पेटी है ना। इसके अतिरिक्त राजस्थान के अजमेर में इसके डिपॉजिट देखने को मिलेंगे और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में भी। तो इस तरह से ये जो माइका है इन क्षेत्रों में पाया जाता है और अपने विशिष्ट गुणों के कारण ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में उपयोग किए जाते हैं बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट है चट्टानी खनिज। चट्टानी खनिज के अंतर्गत चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में ये चूना पत्थर पाया जाता है। कौन सी चट्टान में? कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है ना। और जो चूना पत्थर है सीमेंट उद्योग का क्या है? कच्चा माल है। क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, अर्थात सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर एक कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ही हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमने लौह खनिज और धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज इसके बारे में जान लिया है। अब आते हैं खनिजों का संरक्षण। जब बात खनिजों के संरक्षण की जा रही है, इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि खनिजों का आवश्यकता से अधिक क्या किया जा रहा है? दोहन किया जा रहा है। एक तो हमारी खनिजों पर निर्भरता बहुत है ना, और खनिज जो है वो खनिजों का उपभोग बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन खनिजों का जो निर्माण है वो बहुत धीमी गति से होता है, अर्थात कई लाखों वर्ष में जो है खनिजों का निर्माण होता है। बहुत लाखों वर्ष में खनिजों का निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन खनिजों के जो उपभोग है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत तेज गति से कर रहे हैं। तो बेसिकली है क्या कि खनिज संसाधन क्या है? सीमित है। क्या है? खनिज संसाधन सीमित है और अनवीकरणीय योग्य है, अर्थात इनके बनने में बहुत जो समय लगता है ना, वो क्या है? बहुत ज्यादा है। उतनी तेजी से बन नहीं सकते जितनी तेजी से हम खनिजों को निकाल रहे हैं। ठीक है, इनका लगातार क्या कर रहे हैं? माइनिंग की जा रही है। साथ ही इनकी लागत भी बहुत अधिक है, और अगर खनिजों को गहराई से निकालते हैं तो उनकी गुणवत्ता में भी क्या होती है? कमी आ जाती है। तो हमें करना क्या है? खनिजों का संरक्षण आखिर कैसे करें? सबसे पहले तो इनका प्रयोग करने के लिए, इन्हें निकालने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए, है ना। साथ ही धातुओं का पुनः चक्रण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धातुओं का पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, जो धातुएं खराब हो चुकी हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए, और इस तरह से खनिजों का संरक्षण होगा। तो बेसिकली खनिजों का संरक्षण करने के लिए आपको करना क्या है? करना यह है, किस तरह से करना चाहिए कि खनिज का सबसे पहले तो पुनर्चक्रण करें, अर्थात रिसाइकिल करना है। फिर उसका पुनः उपयोग करना है,
रीयूज, और खनिजों का कम प्रयोग करना है, दैट इज रिड्यूस, दैट इज रिड्यूस। कुछ इस तरह से खनिजों का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। पुनर्चक्रण, कम प्रयोग रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, दोबारा उपयोग करना है। कुछ इस तरह से इसका संरक्षण करना है, खनिजों का संरक्षण करना है। जब कभी भी संरक्षण की बात आती है, इसका मतलब स्पष्ट होता है कि उसका बहुत अधिक दोहन किया जा चुका है, अर्थात बहुत अधिक खनिजों का उपयोग किया जा चुका है, तभी संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। बहुत खनिज भी क्या है, सीमित है, तो हमें बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा, ठीक है। इस तरह से खनिजों का संरक्षण किया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास इतनी ही। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।